स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तारातला हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन। भारत की अध्यक्षता में आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल की घटनाओं को किया जा रहा है याद। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लागू कर नागरिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर लगाए थे सख्त प्रतिबंध। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से कांपी धरती। राजधानी काराकास में कई इमारतें गिरी। माइकेतिया एयरपोर्ट बंद। देश में आपातकाल की घोषणा। जापान में भी 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट राउंड में बनाई जगह। मोरक्को, स्विट्जरलैंड को और कनाडा भी नॉकआउट में पहुंचे। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड के ढहने की घटना से जुड़े मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमल सामंत और सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार समेत 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जयसूर्या मुखर्जी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी किया है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 25 से ज्यादा मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी दे दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड ढहा था और उस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हादसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ी है। आपको बता दें कि घायलों का उपचार अभी लगातार जारी है और इस पूरे मामले को लेकर के शुभेंदु सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इस पूरी खबर पर और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए। सौरभ, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या कुछ देंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो फिर गिरफ्तारियां भी दूसरी तरफ हो रही है। संध्या, देखिए, राहत का काम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मृतक की संख्या बढ़कर 6 से बढ़कर 8 हो गया है। घंटा भर पहले भी जो था वो अभी 8 हो चुका है। और जो एसएसकेएम में तो कुल मिलाकर 31 लोगों को लेकर जाया गया था और उसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। और कल से लेकर कल शाम के बाद जब एनडीआरएफ, सेना, सभी सेना जवान, सिविल डिफेंस सभी मिलकर जब राहत का काम शुरू किया, तब से लेकर अभी तक 16 लोगों की रेस्क्यू हुआ है। एनडीआरएफ के जो वहां पर जो आधिकारिक जो वहां पर मौजूद है, जो जवान वहां पर मौजूद है, उनका एक बयान सामने आया है और इसके मुताबिक उनका कहना ये है कि मालवे के पश्चिमी और जो हिस्सा है, जो जगह है, वहां पर अभी राहत का काम चल रहा है। वहां पे बहुत सारे अभी तक 4 जानों की ट्रेस किया जा रहा है। और ये 4 जानों की ट्रेस किस तरीके से हो रहा है, पहले तो एक जो लोग वहां पर अभी तक फंसे हुए हैं, ये भी संख्या 10 से ज्यादा होगा अभी तक ये कहा जा रहा है। तो उन लोगों की जो मोबाइल टावर है उसको लोकेट किया जा रहा है। साथ ही साथ सेना के पास एक मॉडर्न इक्विपमेंट है, एक रैडर है। उस रैडर के जरिए स्कैन कर भी ये चिन्हित किया जा रहा है कि कहां लोग अभी तक फंसे हुए हैं।
लेकिन जो राहत काम से जो जुड़े हैं उनका ये कहना है कि लोहे की जो बीम है वो इस तरह से वहां पर गिरा है कि उसको काट कर जो वहां पर नीचे दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको चोट ना लगे, इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो इसी कारण ये भी एक कारण है कि राहत के काम में अभी तक पूरी काम अभी तक संभव नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन राहत की काम जोरों शोरों से चल रहा है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि मृतक की जो संख्या है वो भी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप करीब करीब अभी देखिए 12 घंटा होने को है और 2 घंटे बाद ही ये पूरा घटना, कल 12 बजे 7 मिनट का हादसा था और अभी 10 बज चुके हैं, तो करीब करीब अभी 12 घंटा होने को आया है। तो जैसे जैसे राहत की काम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मृतक की संख्या भी बढ़ सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर कोलकाता पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो केस दर्ज किया गया है और उस केस के तहत कुल मिलाकर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ये जो बेहरा ब्रदर्स की जिनका ये गोडाउन बन रहा था वहां पर, जिनको ये टेंडर मिला था, जो लीज उनको मिला था, उनका जो मालिक है शंभू बेहरा, उनको अरेस्ट किया गया है। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है कमल सामंत, उनको अरेस्ट किया गया है। जो सुपरवाइजर थे सैयद मोहम्मद गुलजार, उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसे 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे भी जाके पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। 11 बजे असेंबली का सेशन अभी चल रहा है, तो असेंबली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी एक बयान देंगे, एक रिपोर्ट देंगे और उसमें कंपेंसेशन की घोषणा भी हो सकता है कि वो कंपेंसेशन की घोषणा विधानसभा के क्षेत्र से करे। और दूसरी ओर ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पूछकर जो ढांचे का जो वहां पर जो ढांचा था, जो प्लान था, उस प्लान में गलत वो प्लान सही नहीं था और ठीक तरह से कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं रहा था, ऐसा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आया है। तो वो इंक्वायरी की टीम भी आगे चलकर इंक्वायरी की टीम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी राहत के काम पर ऊपर जोरों शोरों से चल रहा है। एक बार राहत का काम पूरा हो जाए, फिर ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, किन किन लोगों का इसमें हाथ है, क्यों वहां पर ऐसे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किए गए, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस पर किसी का मॉनिटरिंग क्यों नहीं था, वो सारी बातें को आगे चलकर ध्यान में रखा जाएगा। सौरभ, यहाँ पर एसआईटी की कार्रवाई की कोई अपडेट निकल करके सामने आ रही है क्या? क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है, टीम भी मौके पर पहुंचेगी, तमाम तरह के साक्ष्य भी जुटाएगी। देखिए, डीसी दीदी के नेतृत्व में ये 7 सदस्य का जो एसआईटी गठन किया गया है, वो 3 धारों पे ये मामला, ये केस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये चल रहा है। उसमें से एक है जो खून की चेष्टा है और एक है अनविलिंगनेस मर्डर, वो भी एक धारा वहां पर है और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी के तहत भी एक धारा धारा वहां पर जोड़ा गया है और उसके चलते ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसी के चलते ही 5 लोगों को अब तक कुल मिलाकर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सौरभ, ये जो पूरा हादसा हुआ है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार की नींव को भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी भी साफ तौर पर अब निशाने पर है। देखिए, भ्रष्टाचार की नींव के तो ये निशाने पर है ही, क्योंकि टीएमसी के जो शासनकाल है में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, चाहे वो गार्डन ब्रिज की बिल्डिंग कोलैप्स पकड़ लीजिए, पोस्टा में जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था वो भी टूट गया था, माजरहाट में ऐसे इंसिडेंट हुआ था। तो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ है और ये दर्शाता है, ये तारातला का इंसिडेंट दर्शाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की नींव कितनी गहरी थी, किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया जाता था। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये 2026 के 17 जनवरी इनको बिल्डिंग प्लान का सैंक्शन मिला और उससे भी पहले इनको वो लीज मिला, 30 साल के लिए उनको वो लीज मिला था। तो लीज मिलने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं उसके जरिए जो हम देख पा रहे हैं, ये 2026 के 17 जनवरी इनको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ था, लेकिन बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो यही लाजमी है। लेकिन यहाँ पर देखा गया था कि बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने के बहुत पहले ही काम शुरू हो गया था और फिर काम रोका भी गया था। 2024 के 1 अगस्त 2024 को इनको लीज जमीन लीज में दिया गया था। फिर 2025 के अंत में काम बंद हो गया था। यही मैं बोल रहा था कि
2024 को उनको लीज मिला, अगस्त में 2025 में काम बंद हुआ, लेकिन बिल्डिंग प्लान कब सैंक्शन हुआ? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो दिया कहा था, उन्होंने उनके कहने के मुताबिक 2026 के 17 जनवरी बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ। तो ये सवाल तो उठता है कि बिल्डिंग प्लान बिल्कुल सौरभ, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर सवालों के घेरे में है टीएमसी की आखिर जिस समय में ममता बनर्जी सत्ता में थी उस समय भ्रष्टाचार ने किस तरह से पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारे रखे थे। हालांकि इसका खामियाजा जनता को ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि कल मैंने 52वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों की समीक्षा की गई। ये काम आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रगति को गति देंगे। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। समीक्षा किए गए अन्य विषयों में टीबी मुक्त भारत अभियान और साइबर क्राइम व डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतें शामिल थी। आइए आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर आए 2 बड़े भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। भूकंप से जान माल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भूकंप में कई इमारतें ढह गई हैं और लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप का केंद्र कराकास के पश्चिम में स्थित मोन्टाल्बान क्षेत्र में था। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके देश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में हैं, जिनमें ला ग्वारिया, अरागुआ, कराबोबो और फाल्कन शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मृतकों की संख्या हजारों में हो सकती है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। माइकेतिया एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए एक जनरल को जिम्मेदार सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से अत्यंत दुखी हूँ। भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों, विशेष रूप से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। जापान के उत्तरी हिस्से में भी आज सुबह 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई क्षेत्रों में तेज झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट के पास था और इसकी गहराई लगभग 50 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप के प्रभाव से आओमोरी प्रांत में ऊपरी -5 तीव्रता के झटके भी महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई और शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।
और इन भीषण भूकंपों से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दीपक रावत। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का साझा करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि वेनेजुएला में जो 2 बार झटके महसूस किए गए हैं, भारी तबाही का मंजर लेकर के ये भूकंप आया है। जी देखिए, बहुत भयानक ये भूकंप था और इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, बहुत भयानक तस्वीरें हैं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो धराशायी हो गई हैं। कई तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जिसमें लोग अपनों को तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं, मलबे के बीच जा रहे हैं। हालांकि तमाम प्रशासन की तरफ से वहाँ पर तैनाती कर दी गई है। तमाम जो इंतज़ाम किए जाते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के, वो वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। कोशिश सरकार की तरफ से ये की जा रही है फिलहाल प्रशासन की तरफ से कि जो मलबा है उसे तुरंत हटाया जाए, उसके नीचे कोई दबा हुआ है तो उसे निकाला जाए, अगर कोई जीवित है तो तुरंत उसे उपचार दिया जाए। और अभी तक यही वजह है कि जो आधिकारिक आंकड़ा है वो जारी नहीं किया गया है वेनेजुएला की तरफ से कि क्या कितनी मौतें, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो यूएस एजेंसी है उसने उसकी तरफ से ये आंकलन ज़रूर सामने आया है कि 44% ये आशंका है कि इसमें करीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं हर तरफ, चाहे वो काराकास राजधानी की बात करें या उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर भारी तबाही हुई है। कल स्थानीय समय के अनुसार कल शाम 7 बजे के आसपास, माफ़ कीजिएगा शाम 6 बजे के आसपास ये भयानक पहला झटका आया था, जिसको 7.2 जिसकी तीव्रता आंकी गई थी और इसकी जो गहराई थी वो करीबन 13 किलोमीटर के आसपास की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये था। लेकिन इससे लोग संभल पाते। 40 सेकेंड के बाद दूसरा भूकंप आता है जो उससे भी तेज होता है, 7.5 तीव्रता होती है और 10 किलोमीटर उसकी गहराई होती है। उसके बाद से लोग अपनी जान बचाने, लोगों के लिए मुश्किल हो गया। कई लोगों के बयान सामने आए जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि वो संभल नहीं पाए, उन्हें समझ नहीं आया कि भागे तो भागे कैसे। अगर भागने की कोशिश भी करते तो इमारतें गिरनी शुरू हो गई थी। कई लोग उनके सामने, उनके परिजनों के सामने मलबे के नीचे दब गए। वो लोग कोशिश कर रहे थे उनको निकालने की, लेकिन तब तक दूसरा झटका आ गया। अभी की स्थिति की बात करें तो जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उनका भी लगातार आना इस वक्त जारी है। 24 से ज़्यादा छोटे छोटे झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं डेल्सी उनकी तरफ से। और सीधे तौर पर प्रशासन ने यह कहा है कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। इसलिए अभी फिलहाल इमारतों के भीतर न रहें, सड़कों पर रहें, बाहर रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें, अपनों के साथ रहें और जो सुविधाएं वहां पर प्रशासन की तरफ दी जा रही है उसके साथ वहां पर मौजूद रहें। और खास तौर पर यह कहा गया कि सड़कों को उसमें आप गाड़ियों को न ले जाएं, बिल्कुल उसको सड़कों को खाली कर दिया जाए ताकि जो इमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं वो आसानी से मदद के लिए पहुंच सके। तो तमाम कवायद जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है लोगों को बचाने की, लोगों को निकालने की। और अभी भी जो है जो झटके हैं वो उस इलाके में महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, एक तरफ वेनेजुएला में हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य जारी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स के माध्यम से मदद की बात कही है, साथ ही साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। यानी कि भारत जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो भूमिका निभाता है वो एक बार फिर साबित होती है। जी बिल्कुल, हमेशा भारत मदद के लिए तैयार रहता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जिस हर संभव मदद जो है वो वेनेजुएला को दी जाएगी भारत की तरफ से। उन्होंने अपनी सद्भावना भी प्रकट की है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है तो तुरंत भारत की तरफ से भी कोशिश ये की जाएगी कि जो राहत सामग्री है वो वेनेजुएला तक पहुँचे, उन तक मदद पहुँचे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मदद की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद जो है अमेरिका भी वेनेजुएला तक पहुँचाएगा और जो भी कोशिश होगी तमाम देशों की तरफ से वो की जाएंगी। तो बाकी देशों की तरफ से भी जो है मदद के हाथ सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश वहां के लोकल प्रशासन की ये है कि जो लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो जिंदा हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। इसीलिए अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जो है जारी नहीं किया गया है। दीपक, इसी तरह से जापान में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है, यहाँ से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, जिस तरीके से वेनेजुएला में पहले भूकंप आया, उसके बाद उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ पर भी ये झटके महसूस किए गए थे। कोलंबिया के आसपास भी झटके महसूस किए गए थे और अब ये उसके कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद अगर बात करें तो जापान में भी भूकंप आया जिसकी तीव्रता हालांकि इससे कम थी। लेकिन बताया जा रहा है कि सुनामी का अलर्ट है और सुनामी के अलर्ट के चलते इस तरीके के झटके महसूस किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। ऐसे में जो खास तौर पर संवेदनशील जगहें हैं भूकंप को लेकर, उन जगहों पर एहतियात बरतने की बात कही
कही गई, उन तमाम देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि समंदर के आसपास या फिर जहां पर भूकंप ज़्यादा को लेकर परेशानी बढ़ सकती है उन जगहों को इस एक तरीके से सुरक्षित जगहों पर लोगों को रखा जाना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं तमाम देशों की तरफ से की जा रही हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आपातकाल भारतीय राजनीतिक इतिहास का वो काला अध्याय है जिसके दौरान समाज के हर उस व्यक्ति की आवाज़ को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई जिसने भी इसका विरोध किया था, और बॉलीवुड भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। आपातकाल के दौरान बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की गई थी। उनके गाने को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। कारण था कि किशोर कुमार ने कांग्रेस और आपातकाल के समर्थन में गाने से मना कर दिया था। देखिए ये पूरी कहानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। ये वो आवाज है जिसका हर हिंदुस्तानी दीवाना था। ये आवाज हर भारतीय के दिल में बसती थी। लेकिन किशोर कुमार की इस खूबसूरत आवाज को भी इमरजेंसी के दौरान बंद करवा दिया गया था। आपातकाल में सरकार ने 6 महीने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया था। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? दरअसल किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के कहने पर एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। यह हुआ कि संजय गांधी ने अपने नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक गीतों भरी शाम का आयोजन किया। बॉम्बे से बहुत सारे सितारों को बुलाया गया, लेकिन कुछ सितारों ने वहां आने से मना कर दिया। उनमें एक थे गायक किशोर कुमार। ये बात संजय गांधी तक पहुंची, बाद में ये बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने सीधे आदेश दे दिए कि किशोर कुमार का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रसारित नहीं होगा और दूरदर्शन पे भी प्रसारित नहीं होगा। जो चित्रहार के अंदर गाने आते थे उसमें जिसमें भी किशोर कुमार का स्वर होगा वो गाना बिल्कुल प्रसारित नहीं होगा। यानी किशोर कुमार पूरी तरह रेडियो और दूरदर्शन से बैन कर दिए गए। दरअसल इमरजेंसी से पहले ही इंदिरा गांधी ने बॉलीवुड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इमरजेंसी लगने से 4 महीने पहले यानी फरवरी 1975 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आंधी। इस फिल्म को गुलजार ने बनाया था। इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने बताया कि यह फिल्म उनके जीवन पर बनी है। इमरजेंसी लगने के बाद इस फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फरवरी 1975 में यह फिल्म लगी थी और अच्छे से चल रही थी। 20 महीने जब फिल्म को चलते चलते हो गए तो अचानक ये कहा गया इस फिल्म को प्रतिबंध कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जो नायिका है सुचित्रा सेन वो इंदिरा गांधी का लुक है उसमें, और इस फिल्म की कहानी भी इंदिरा गांधी की जो व्यक्तिगत जीवन की कहानी है उससे मिलती है। क्योंकि सुचित्रा सेन बिल्कुल चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, और यहाँ तक कि जो उनके बाल थे, जिस तरह इंदिरा गांधी के उस समय यहाँ बालों में थोड़ी सफ़ेदी थी, तो सुचित्रा सेन के बालों में भी यहाँ थोड़ी सफ़ेदी दिखाई गई। और जब गुजरात के चुनाव में ये कहा गया कि आप मिलिए इंदिरा गांधी से, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट खराब हुआ और कांग्रेस सरकार चौंकी और इन्होंने कहा कि नहीं, इस फिल्म को तुरंत बैन कर दीजिए। ये कहानी उनसे मिलती है। इमरजेंसी के दौरान एक ऐसी फिल्म भी आई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को इतनी चुभी कि उसके प्रिंट तक जलवा दिए गए। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का, जो एक पॉलिटिकल सटायर थी। इस फिल्म में गरीबी हटाओ के नारे और नसबंदी योजना जैसे अभियानों का भी जिक्र किया गया था। अमृतलाल नाटा की पिक्चर किस्सा कुर्सी का, ये फिल्म सेंसर के पास गई तो उसमें वो देखा कि इसके अंदर जो कुछ व्यंग थे, राजनीतिक व्यंग थे, कुछ कटाक्ष थे,
और उसमें कुछ जो संजय गांधी की योजनाएं थी, जो पंचसूत्रीय कार्यक्रम था, उनका भी परिवार नियोजन का खास तौर से कुछ मजाक सा उड़ाया गया था। लेकिन वो एक हल्का सा वो था, कोई ये नहीं कि आप उस पर जिस तरह फिल्मकार बनाते हैं, जिस तरह कॉमेडी फिल्म बनती है उस तरह का होता है, तो उस तरह उसके अंदर कुछ दिखाया गया था। तो ये जब सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रोक दिया कि इस फिल्म को बिल्कुल पास नहीं करेंगे। और सिर्फ रोका ही नहीं, उस समय जो विद्याचरण शुक्ल थे उन्होंने इस फिल्म के प्रिंट तक जला दिए कि आगे ये फिल्म कभी दिखाई ना जाए। इमरजेंसी का प्रकोप ऑल टाइम सुपर डुपर हिट फिल्म शोले ने भी झेला था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने शोले की कहानी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करवाया था। आपने इस फिल्म में क्लाइमेक्स में देखा होगा कि डाकू गब्बर सिंह और ठाकुर बलदेव सिंह की आखिरी में लड़ाई होती है और ठाकुर गब्बर सिंह को घायल करके उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये शोले की ओरिजिनल कहानी नहीं थी। ओरिजिनल शोले में ठाकुर अपने कील लगे जूते से गब्बर सिंह का गला दबाकर मार देते हैं। लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो उसने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को शोले का क्लाइमेक्स बदलने के लिए दबाव डाला। दरअसल सरकार नहीं चाहती थी कि फिल्म के माध्यम से ये संदेश जाए कि एक आम आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी का दौर था और आम जनता इंदिरा सरकार से नाराज थी। आखिरकार डायरेक्टर रमेश सिप्पी को झुकना पड़ा और इस शोले के क्लाइमेक्स को उन्होंने दोबारा कर्नाटक जाकर शूट किया, जिसमें पूरे 26 दिन लगे थे। और न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीने का आखिरी